नमस्कार विद्यार्थियों। अनिवार्य हिंदी की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम अनिवार्य हिंदी के गद्य भाग का जो एक पाठ है गांधी जी से भेंट, जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति बाबू राजेंद्र प्रसाद की आत्मकथा का एक अंश है, उसकी हम चर्चा कर रहे थे। इस पाठ के अंदर राजेंद्र प्रसाद द्वारा जो अपनी आत्मकथा लिखी उसका एक महत्वपूर्ण अंश है, जिसमें उनकी महात्मा गांधी जी से उस समय भेंट होती है जब वो दक्षिण अफ्रीका से भारत आते हैं और बिहार के किसानों की जो समस्या थी उस संदर्भ में महात्मा गांधी बिहार में जाते हैं, चंपारण में जाते हैं और वहाँ पर किसानों की जो दशा थी, जो महत्वपूर्ण सवाल थे, उनके बारे में वो उनसे रूबरू होते हैं। उसी प्रसंग में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति स्वतंत्रता के बाद जब बने, उनके जीवन की ये महत्वपूर्ण घटना है। महात्मा गांधी जी से जो उनकी भेंट हुई वो उनके जीवन की महत्वपूर्ण घटना है और उस आत्मकथा का यह एक महत्वपूर्ण अंश है जो आपके पाठ्यक्रम में आया है। अब हम देखते हैं कि इस पाठ का जो सारांश है, इस पाठ का परिचय, इस चर्चा में हम इस पाठ का सारांश देखेंगे और फिर इस संपूर्ण पाठ का पठन भी करेंगे ताकि आपको इस पाठ की पूरी जानकारी मिले। तो देखिए, गांधी जी से भेंट रचना उनकी आत्मकथा से ली गई है, अर्थात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की ने जो अपनी आत्मकथा लिखी है उसका एक महत्वपूर्ण अंश है, उसी में से यह ली गई है। 1915 ईस्वी में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे और पूरे देश का भ्रमण कर रहे थे। उस समय बिहार के प्रतिनिधि दो प्रस्ताव पारित करवाना चाहते थे कांग्रेस में। पहला था पटना यूनिवर्सिटी बिल और दूसरा, जो कि वहाँ के किसानों की महत्वपूर्ण समस्या थी, चंपारण का नीलवर प्रश्न। बिहार के प्रतिनिधि गांधी जी से मिलने गए थे। तब तक राजेंद्र बाबू गांधी जी के बारे में बहुत अधिक नहीं जानते थे, पर उन्हें पता था कि दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने बहुत काम किया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक जब कलकत्ता में हुई तो राजेंद्र बाबू भी वहाँ थे और गांधी जी के बराबर कुर्सी पर बैठे हुए थे, पर उन्होंने गांधी जी से बात नहीं की। वहाँ से राजेंद्र बाबू तो जगन्नाथपुरी चले गए और राजकुमार शुक्ल गांधी जी को पटना ले आए और उन्हें राजेंद्र बाबू के मकान में ठहराया। वहाँ उनका एक नौकर था जिसने गांधी जी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, क्योंकि उसने समझा कि यह कोई मुवक्किल है। मजरूह हक साहब गांधी जी को अपने घर ले गए। इसके बाद राजेंद्र बाबू पटना आए तो उन्हें इस बात का पता चला। गांधी जी चंपारण गए और उन्होंने लोगों की समस्या को समझा, क्योंकि कांग्रेस के सम्मेलन में, अधिवेशन में इससे संबंधित प्रस्तावों को पास करवाना था। लेकिन गांधी जी ने कहा था कि जब तक मैं किसानों की समस्याओं को प्रत्यक्ष में देख नहीं लूँगा, उनसे बात नहीं कर लूँगा, समस्या की गहराई को नहीं समझ लूँगा, तब तक इस प्रस्ताव के बारे में कोई बात नहीं करूँगा। तो गांधी जी ने साक्षात चंपारण में जाकर के किसानों से बात की। राजेंद्र बाबू वहाँ उनके पास गए। वहाँ गांधी जी ने लोगों से कहा कि अगर वे जेल चले गए तो वे क्या करेंगे। सब ने कहा कि वे भी जेल चले जाएंगे। इस तरह चंपारण में लोग गांधी जी से जुड़े और वहाँ राजेंद्र बाबू भी उनके संपर्क में आए। उसी घटनाक्रम का यहाँ इस आत्मकथा के अंश में एक ब्यौरा है, पूरा का पूरा, और यही आपका पाठ है। तो चलिए हम इस पाठ का पठन शुरू करते हैं।
पाठ का नाम है गांधी जी से भेंट, और जो कोष्टक में लिखा हुआ है आत्मकथा से। कहने का तात्पर्य यह कि बाबू राजेंद्र प्रसाद की आत्मकथा है, उसका यह एक अंश है। चलिए हम शुरू करते हैं। 1916 में लखनऊ की कांग्रेस बड़े समारोह के साथ हुई। 1907 में जब कांग्रेस में दो दल हो गए और गरम पार्टी कांग्रेस से अलग हो गई, तब से कांग्रेस की लोकप्रियता कम हो गई थी। उसके सालाना जलसों में भी कम लोग आया करते थे। यहाँ तक कि 1912 में जब पटने में कांग्रेस हुई, अर्थात पटना में कांग्रेस हुई, प्रतिनिधियों की संख्या बहुत कम थी। देश हितैषियों की कोशिश थी कि दोनों दल मिला दिए जाएं, अर्थात गरम दल और नरम दल, इन दोनों को एक मिला दिया जाए तो कांग्रेस मजबूत हो जाएगी, जिससे कांग्रेस में फिर से जाना जाए। यह प्रयत्न चलता रहा, पर यह सफल हुआ 1916 की कांग्रेस में ही। इसमें सभी विचार के लोग उपस्थित थे। एक तरफ लोकमान्य तिलक दलबल के साथ आए थे, दूसरी ओर नरम दल के प्राय सभी नेता उपस्थित थे। मिसेज एनी बेसेंट भी आई थी। उसी साल मुस्लिम लीग के साथ समझौता भी हुआ। मुस्लिम भी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। महात्मा गांधी भी इस कांग्रेस में आए थे। 1915 में ही दक्षिण अफ्रीका से लौटकर सारे देश में भ्रमण कर रहे थे, पर इस कांग्रेस में वह किसी प्रस्ताव पर बोले नहीं, क्योंकि अभी वे भारत की वस्तु स्थितियों का जायज़ा ले रहे थे, देख रहे थे परिस्थितियों को, समस्याओं को समझ रहे थे। बिहार के भी प्रतिनिधि अच्छी संख्या में लखनऊ पहुँचे थे। उनमें कुछ लोग चंपारण के थे, जिनमें एक देहाती किसान राजकुमार शुक्ल भी थे। वो थोड़ी हिंदी जानते थे, पर और कोई भाषा नहीं जानते थे। वह उन लोगों में थे जिन्होंने खुद नीलवरों अर्थात नीलेह गोरों के हाथ से दुख पाया था। चंपारण जिले की सताई हुई प्रजा की ओर से वह कांग्रेस में पहुँचे थे। उनसे मेरी मुलाकात कुछ पहले से ही थी, क्योंकि जब कभी कोई मुकदमा हाईकोर्ट तक पहुँच पाता था तो मैं फीस का ख्याल न करके उन लोगों के वकील की हैसियत से काम कर दिया करता था। पर इस काम में बाबू ब्रजकिशोर प्रसाद उन लोगों की बहुत मदद किया करते थे, इसलिए उन लोगों का विशेष परिचय उन्हीं से था। चंपारण जिले की परिस्थितियों से वह बहुत ज़्यादा परिचित थे। उस समय बिहार के प्रतिनिधि दो विषयों में विशेष दिलचस्पी रखते थे और कांग्रेस में उन पर प्रस्ताव पास करवाना चाहते थे। पहला मामला था पटना यूनिवर्सिटी बिल और दूसरा चंपारण का प्रश्न, जिनमें बिहार के लोगों की विशेष दिलचस्पी थी और कांग्रेस में इन प्रस्तावों को पास करवाना चाहते थे। राजकुमार शुक्ल, बाबू ब्रजकिशोर प्रभृति आदि बहुत चाहते थे कि कांग्रेस इस सवाल पर भी प्रस्ताव करे। बिहार प्रांतीय कॉन्फ्रेंस के सभापति की हैसियत से बाबू ब्रजकिशोर इस प्रश्न पर कड़ी आलोचना कर चुके थे। उस कॉन्फ्रेंस में एक प्रस्ताव भी पास हो चुका था। काउंसिल के वह मेंबर थे, उन्होंने वहाँ भी इस समस्या पर प्रश्न पूछे थे और एक प्रस्ताव भी रखा था, काउंसिल में और बाहर भी। एक प्रकार से इस विषय को अपना लक्ष्य बनाकर विधान के अंदर इस पर जो काम हो सकता था वो कर रहे थे। वहाँ जहाँ तक हो सकता था मुकदमों में भी वहाँ की रियाया की मदद किया करते थे, वहाँ की जनता की मदद किया करते थे। ये बात बिहार के लोगों को मालूम थी कि कर्मवीर गांधी दक्षिण अफ्रीका में बहुत कुछ करके हिंदुस्तान आए हैं, इसलिए उनसे इस काम में मदद लेनी चाहिए। राजकुमार शुक्ल आदि उनसे मिले और चंपारण का कुछ हाल कह सुनाया। उन्होंने कुछ दिलचस्पी जारी की। इधर से कहा गया कि कांग्रेस में वह एक प्रस्ताव उपस्थित करें। उन्होंने इनकार कर दिया, अर्थात गांधी जी ने प्रस्ताव के बारे में इनकार कर दिया। और इनकार इसलिए किया कि गांधी जी अभी बिहार की सारी परिस्थितियों को, वस्तु स्थितियों को देख नहीं पाए थे, समझ नहीं पाए थे। वो समझ कर ही कुछ करना चाहते थे।
उन्होंने कहा कि जब तक वहाँ की स्थिति वो स्वयं देखकर और जांचकर अपने को संतुष्ट नहीं कर लेंगे, प्रस्ताव उपस्थित नहीं कर सकते। जोर देने पर उन्होंने कहा कि वहाँ जाकर स्थिति देखने के लिए वह तैयार है और कुछ दिनों के बाद वहाँ जाएंगे भी। कांग्रेस ने प्रस्ताव बाबू ब्रज किशोर ने उपस्थित किया। राजकुमार शुक्ल भी उस पर कुछ बोले। ये शायद पहला ही मौका था जब एक निरा देहाती किसान कांग्रेस के मंच से किसी प्रस्ताव पर बोला हो। कांग्रेस ने प्रस्ताव स्वीकृत किया। जब बिहार के प्रतिनिधि बाबू ब्रज किशोर के साथ गांधी जी के पास गए थे, तब उनके साथ नहीं था। ये किस्सा मैंने पीछे सुनाया। मैं गांधी जी के बारे में बहुत जानकारी नहीं रखता था। अर्थात राजेंद्र प्रसाद कह रहे हैं, आत्मकथा लेखक कह रहे हैं कि मैं गांधी जी के बारे में ज़्यादा नहीं जानता था। दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने जो कुछ काम किया था उसकी जानकारी भी बहुत थोड़ी रखता था। केवल इतना ही जानता था कि उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में कोई बड़ा और अच्छा काम किया है। यह नहीं जानता था कि वो देश के नामी नेताओं की तरह एक बड़े नेता है। राजकुमार शुक्ल ने न मालूम क्यों उन पर इतना विश्वास किया और उनके पास पहुंचकर उनको चंपारण आने के लिए राजी किया, क्योंकि राजेंद्र प्रसाद अब तक गांधी जी के इतने निकट नहीं आए थे। लखनऊ कांग्रेस के कुछ दिनों बाद गांधी जी कलकत्ता आए। उन्होंने राजकुमार शुक्ल को पत्र लिखा कि कलकत्ते में मुझसे मिले, वहाँ से हम दोनों साथ ही चंपारण चलेंगे। देहात में पत्र देर करके पहुँचा। राजकुमार शुक्ल के पास पत्र पहुँचने के पहले ही गांधी जी कलकत्ता से वापस चले गए थे। राजकुमार शुक्ल ने फिर पत्र लिखा। गांधी जी ने उत्तर दिया कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक कलकत्ता में होगी, वह उस बैठक में उपस्थित होंगे। राजकुमार शुक्ल को वहां उनसे भेंट करनी चाहिए। मैं भी उस बैठक में उपस्थित था। तब राजेंद्र प्रसाद भी उस बैठक में उपस्थित थे। इत्तफाक से मैं गांधी जी के बगल में ही एक कुर्सी पर बैठा था, पर मुझे ये मालूम नहीं था कि राजकुमार शुक्ल से उनका पत्र व्यवहार हुआ है और वह वहाँ से बिहार आने वाले हैं। अपनी आदत से मजबूर मैं किसी से ज़बरदस्ती या आगे बढ़कर जान पहचान करना नहीं जानता। राजेंद्र प्रसाद कहते हैं कि मेरी ऐसी आदत नहीं है कि मैं किसी व्यक्ति से जानबूझकर आगे होकर चला करके परिचय प्राप्त करूं। मैंने गांधी जी से न कुछ पूछा और न एक शब्द भी मैं बोला। उस कमेटी में लोगों ने और विशेष करके प्रेसिडेंट श्री अंबिकाचरण मजुमदार ने बहुत जोर दिया कि गांधी जी कांग्रेस मंत्री बन जाएं, पर गांधी जी ने इनकार कर दिया। मैं बैठे बैठे सब देखता रहा। कभी कभी मैं ये सोचता था कि जब लोगों का इतना आग्रह है तो उनका इनकार करना मुनासिब नहीं है, पर मैं कुछ बोल नहीं सकता था। कमेटी का काम खत्म होने पर गांधी जी बाहर निकले। राजकुमार शुक्ल उनका इंतज़ार कर रहे थे। उसी रात को वह राजकुमार शुक्ल के साथ सीधे पटना चले गए। मैं कुछ देर करके बाहर आया, इसलिए उन लोगों से मुलाकात नहीं हुई। अर्थात गांधी जी से राजेंद्र प्रसाद जी की मुलाकात नहीं हुई। गांधी जी भी नहीं जानते थे कि मैं बिहार का ही रहने वाला हूँ और राजकुमार शुक्ल पटना में मेरे ही घर पर उनको ले जाने वाले हैं, इसलिए वह भी मुझसे कुछ नहीं बोले। ये बैठक ईस्टर की छुट्टियों में हुई थी। मैं कलकत्ता से जगन्नाथपुरी चला गया। गांधी जी पटना आ गए। राजकुमार शुक्ल उनको मेरे घर पर ले गए, पर वहाँ एक नौकर के सिवा और कोई था ही नहीं। नौकर ने समझा कि ये कोई देहाती मुवक्किल है। गांधी जी के बारे में उस नौकर ने सोचा कि ये देहाती मुवक्किल है और किसी अदालत के काम से आए होंगे, इसलिए उसने उनको किसी बाहर के कमरे में ठहरा दिया और कोई विशेष आदर सत्कार नहीं किया और किसी किस्म का आदर सत्कार करने के बदले कुछ तिरस्कार का ही भाव दिखाया उस नौकर ने। गांधी जी कुछ देर ठहरे। इतने में मजहरुल हक साहब को खबर हुई। वह खुद आकर उनको अपने घर ले गए।
संध्या को गांधी जी मुजफ्फरपुर पहुँचे। वहाँ आचार्य कृपलानी के पास ठहरे। वहाँ के लोगों से भेंट करने का उनका इरादा था कि चंपारण जाएं। बाबू ब्रजकिशोर जो दरभंगा में वकालत किया करते थे, तार देकर बुला लिए गए थे। गांधी जी का इरादा था कि वह चंपारण में जाकर वहाँ के रैयतों से मिले, वहाँ के किसानों से मिले, वहाँ की जनता से मिले और उनका दुख उन्हीं के मुँह से सुने। ऐसा गांधी जी का विचार था। पर वहाँ की ग्रामीण बोली वो समझ नहीं सकते थे, इसलिए वो चाहते थे कि कोई दुभाषिया का काम करने के लिए उनके साथ आए। अर्थात वहाँ की जो लोकल बोली है, स्थानीय बोली है, उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर दे, अनुवाद कर दे। उनका विचार था कि 2-4 दिनों में सब बातें मालूम हो जाएगी। राजकुमार शुक्ल ने भी ऐसा ही किया था, इसलिए वो 2-4 दिनों के लिए ही तैयार होकर आए थे। बाबू ब्रजकिशोर को ठीक उसी वक्त कलकत्ते में कुछ काम था। वो खुद गांधी जी के साथ न जा सके, पर उन्होंने ये भी सोच लिया कि कलकत्ता से लौटने पर वो खुद चंपारण जाएंगे और ज़रूरत होगी तो मुझे भी साथ ले जाएंगे। चंपारण जिले का सदर शहर मोतिहारी है। चंपारण जिले का सदर शहर मोतिहारी है। गांधी जी वहाँ पहुँचे। पहुँचने के बाद उन्होंने देहात में जाने का इरादा कर लिया। एक गांव से एक प्रतिष्ठित रैयत आए, जिनका घर 2-4 ही दिन पहले नीलवर की ओर से लूट लिया गया था। उस लूट खसोट के निशान अभी तक मौजूद थे। उन्होंने आकर सारा किस्सा कहा। गांधी जी वहाँ जाना चाहते थे। रास्ते में ही कलेक्टर का हुक्म पहुँचा कि आप जिला छोड़कर चले जाइए। रास्ते में ही कलेक्टर का हुक्म पहुँचा कि आप जिला छोड़कर चले जाएं। गांधी जी के लिए सरकारी आदेश आया, अंग्रेजी आदेश आया कि वो अब यहाँ से बाहर चले जाएं। उन्होंने जिला छोड़ने से इनकार कर दिया। गांधी जी ने जिला छोड़ने से इनकार कर दिया। वह उदुल हुक्मी के मुकदमे का इंतज़ार करने लगे। उसी दिन यह भी मालूम हो गया कि मुकदमा चलेगा। मैं उसी दिन पुरी से पटना लौटा था, क्योंकि राजेंद्र प्रसाद कलकत्ता से जगन्नाथपुरी चले गए थे और अब वापस लौट आए हैं, पटना लौट आए हैं। कचहरी में मेरे पास ये सारी बातें उन्होंने तार द्वारा लिख भेजी। ये पहला ही अवसर था जब गांधी जी से मेरा किसी प्रकार का संपर्क हुआ। मैंने कलकत्ता तार देकर बाबू ब्रजकिशोर को बुला लिया। दूसरे दिन सवेरे की गाड़ी से मिस्टर मजहरुल हक और मिस्टर पोलक, जो उस समय हिंदुस्तान में ही थे, उसी रात को गांधी जी का तार पाकर पटना पहुंच गए थे। बाबू ब्रजकिशोर, अनुग्रह नारायण और शंभू शरण के साथ मैं मोतिहारी के लिए रवाना हो गया। हम लोग दिन में 3 बजे के करीब वहां पहुंचे। उस समय तक मामला अदालत में पेश हो चुका था, बल्कि सुनवाई के बाद हुक्म के लिए 3-4 दिनों के वास्ते मुलतवी कर दिया गया था। उस समय तक मामला अदालत में पेश हो चुका था, बल्कि सुनवाई के बाद हुक्म के लिए 3-4 दिन के वास्ते मुलतवी कर दिया गया था। बाबू गोरख प्रसाद के मकान पर गांधी जी ठहरे थे। हम लोग जब वहां पहुंचे तो गांधी जी एक कुर्ता पहने हुए बैठे थे। हम लोगों से उनका परिचय पहले से नहीं था। जब परिचय कराया गया तो मुझे हंसते हुए उन्होंने कहा, आप आ गए? आपके घर तो मैं गया था। मैंने कुछ किस्सा तो सुन लिया था, इसलिए कुछ शर्मिंदा भी हुआ कि गांधी जी जैसे महान व्यक्ति का अपमान मेरे घर पर हुआ। वहाँ पर पूरा सम्मान नहीं हो सका और मैं भी उस बात से अनजान रहा। जो कुछ कचहरी में हुआ था वो कह सुनाया। चंपारण में महात्मा गांधी नामक पुस्तक में, जो उस समय आंदोलन के सफलतापूर्वक समाप्त होने के साथ ही थोड़े ही दिनों बाद लिखी और प्रकाशित हो गई थी। मैंने चंपारण का सारा किस्सा विस्तार पूर्वक दे दिया है। यहाँ केवल अपने संबंध का ही जिक्र करना चाहता हूँ। यानी कि चंपारण के संदर्भ में
राजेंद्र प्रसाद ने अलग से एक पुस्तक लिखी है जिसमें सारा घटनाक्रम उसमें उन्होंने दे दिया है। यहाँ आत्मकथा से संबंधित जो महात्मा गांधी जी के साथ जो कुछ हुआ उसके बारे में ही वो जिक्र करना चाहते थे। गांधी जी को पहले देखकर मेरे ऊपर कोई खास असर नहीं पड़ा। मैं चंपारण का हाल थोड़ा बहुत जानता था, पर अधिकतर बाबू ब्रजकिशोर की आज्ञा मानने के लिए ही शुरू में वहाँ गया था। सोचा था जो कुछ काम होगा वह कर दिया जाएगा। स्वप्न में भी यह मन में नहीं आया था कि वहाँ पहुँचते ही जेल जाने का जटिल प्रश्न हमारे सामने आएगा। गांधी जी ने सब बातें कहकर हमसे कहा कि अपने साथी बाबू धरणीधर और बाबू रामनवमी से और सब बातें सुन लीजिए। इतना कह वह मिस्टर पोलक से बातें करने लगे। हम लोगों ने उन दोनों भाइयों से विस्तार पूर्वक सारा हाल सुना। मालूम हुआ कि गांधी जी प्राय रात भर जागर वायसराय तथा नेताओं के पास भेजने के लिए पत्र लिखते रहे। जागकर अंग्रेज़ों के लिए जो पत्र लिखने थे वायसराय के लिए और नेताओं के पास भेजने के लिए जो पत्र थे वो गांधी जी रात भर जाकर पत्र लिखते रहे और कचहरी के लिए अपना बयान ही उन्होंने रात में ही तैयार कर लिया था। उन दोनों से जो दुभाषिया का काम करने के लिए ही आए थे, गांधी जी ने पूछा था कि मेरे कैद हो जाने के बाद आप लोग क्या करेंगे। वे लोग प्रश्न की गूढ़ता को शायद पूरा समझ न सके थे। बाबू धरने मजाक में कह दिया था कि आपके अर्थात गांधी जी के साथ गांधी जी कैद हो जाने के बाद दुभाषिया का काम नहीं रह जाएगा। हम लोग अपने अपने घर चले जाएंगे। ये सुनकर गांधी जी ने प्रश्न किया, और इस काम को ऐसे ही छोड़ दोगे। इस पर उन लोगों को कुछ सोचना पड़ा। बाबू धरने जो बड़े थे उत्तर दिया कि वह जांच का काम जारी रखेंगे, और जब उन पर भी सरकार की ओर से नोटिस मिल जाएगा तो वह चूँकि जाने के लिए तैयार नहीं है, खुद तो चले जाएंगे और दूसरे वकील को भेज देंगे जो जांच का काम करेंगे, और अगर उन पर भी नोटिस हुई तो वह भी चले जाएंगे और पीछे तीसरी टोली आएगी। इस प्रकार काम जारी रखा जाएगा। ये सुनकर गांधी जी को संतोष हुआ, पर पूरा नहीं। उन लोगों को भी संतोष न हुआ। यह सुनकर गांधी जी को कुछ संतोष हुआ, पर पूरा नहीं। उन लोगों को भी संतोष न हुआ। वे लोग रात को सोचते रहे कि यह आदमी नामालूम कहाँ से आकर यहाँ के रैयतों के कष्ट दूर करने के लिए जेल जा रहा है, और हम लोग जो यहाँ के रहने वाले होकर रैयतों की मदद का दम भरा करते हैं, इस तरह घर चले जाएंगे। ये अच्छा नहीं मालूम। अर्थात गांधी जी का प्रश्न उन लोगों को, और जो गांधी जी के प्रश्न का उत्तर उन्होंने दिया, उससे वो रात भर परेशान रहे, क्योंकि वो सवाल संतोषजनक नहीं था। जनता की सेवा से उसका कोई सरोकार नहीं था। पर जेल की बात अभी हम में से किसी ने कभी सोची ही न थी। जेल तो एक भयंकर जगह समझी जाती थी, जहाँ से गिरफ्तारी के बाद भी बचने के लिए लोग हजारों खर्च करके जमानत पर छुट्टी लिया करते थे। अगर कोई मजबूरी से जेल गया भी तो वहाँ रुपए खर्च करके आराम पाने का प्रबंध करता था। और यहाँ यह आदमी अर्थात गांधी जी, जो दक्षिण अफ्रीका में इतना काम कर आया है, इन अनजान किसानों की खातिर सब कष्ट सहने के लिए तैयार है। ऐसी दशा में भी हम घर चले जाएं, यह कैसे हो सकता है। इधर बाल बच्चों की भी फिक्र थी। रात भर सोच विचार करने के बाद दूसरे दिन सवेरे जब गांधी जी के साथ ये लोग कचहरी जा रहे थे, इनकी भावनाएं उमड़ पड़ी। इन्होंने साफ साफ कह दिया, आपके जेल जाने के बाद अगर ज़रूरत पड़ी तो हम लोग भी जेल जाएंगे। ये सुनते ही गांधी जी का चेहरा खिल उठा। वो बहुत खुश होकर बोल उठे, अब मामला फतह हो गया, अर्थात अब जीत अवश्यंभावी है, जीत हमें मिलेगी ही सही।
वहाँ पहुँचते ही ये सारी बातें हम लोगों ने उन दिनों दोनों भाइयों से सुनी। अब तो हमारे सामने भी जेल जाने का प्रश्न आ गया। हम लोगों ने तय कर लिया कि ज़रूरत पड़ने पर हम भी जेल जाएंगे। ये निश्चय गांधी जी को हमने सुना दिया। उन्होंने कागज़ कलम लेकर सबके नाम लिख लिए। हम लोगों को कई टोलियों में उन्होंने बांट दिया। यह भी तय कर दिया कि ये टोलियाँ किस क्रम से जेल जाएंगी। पहली टोली के सरदार मजहरुल हक साहब थे, दूसरी के बाबू ब्रजकिशोर, एक टोली का सरदार में भी मुझे भी बनाया गया। ये सारी बातें वहाँ पहुँचने के 3-4 घंटों के अंदर ही तय हो गई। मुकदमे में 3 या 4 दिनों के बाद हुक्म सुनाया जाने को था। उस दिन गांधी जी जेल जाने वाले थे। मजहरुल हक साहब के हाथ में कोई मुकदमा गोरखपुर में था। वो वहाँ चले गए ताकि मामला ख़त्म करके उस दिन के पहले ही वापस आकर नेतृत्व करेंगे। बाबू ब्रजकिशोर भी अपने घर का प्रबंध करने के लिए दरभंगा चले गए। हम लोग मोतिहारी में ही ठहरकर किसानों के बयान सुनने और लिखने लगे। विचार था कि जब ये दोनों सज्जन वापस आ जाएंगे तब हम लोग भी एक एक करके घर जाएंगे और घर के लोगों से मिलजुल कर जेल यात्रा की तैयारी करके लौट आएंगे। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि इससे वो संतुष्ट हुए थे और उसी दिन से बिहार के प्रति उनका बहुत प्रेम हो गया और हम लोग उनके विश्वास पात्र बन गए। चंपारण की जांच शुरू हो गई। चंपारण की जांच शुरू हो गई। हजारों की तादाद में किसानों ने बयान लिखवाए। शायद 20-25 हज़ार बयान हम लोगों ने लिखे होंगे। तारीख के पहले ही मजिस्ट्रेट ने लिख भेजा कि सरकार के हुक्म से गांधी जी पर से मुकदमा उठा लिया गया और उनको जेल में जांच करने की इजाज़त दे दी गई है। जांच से पता चला कि जो कुछ जुल्म हमने सुना था वहाँ की परिस्थिति उससे कहीं अधिक बुरी थी। अगले अध्याय में इसका हाल संक्षेप में बताऊंगा। यहाँ पर इतना ही कह देना काफ़ी है कि पहली मुलाकात में ही हम लोग अपनी इच्छा से गांधी जी के फांस में फंस गए। अर्थात हम गांधी जी का जो प्रभाव हमारे ऊपर पड़ा, हम गांधी जी का साथ दिए बिना नहीं रह सके। हम गांधी जी के नेतृत्व में काम करते रहे। ऐसा हमारे ऊपर गांधी जी का मोहजाल फंसा, क्योंकि गांधी जी की कार्यशैली ही इस प्रकार की थी कि वो कष्ट सहने में आगे रहते हैं। जो जो दिन बीतते गए उनके साथ केवल प्रेम ही नहीं बढ़ा, उनकी कार्य पद्धति पर भी विश्वास बढ़ता गया। चंपारण का कांड समाप्त होते होते हम सब के सब उनके अनन्य भक्त और उनकी कार्य प्रणाली के पक्के हामी बन चुके थे। राजेंद्र प्रसाद कहते हैं कि गांधी जी की जो न केवल हम गांधी जी के अनन्य भक्त बन गए, बल्कि गांधी जी की जो कार्य प्रणाली थी, गांधी जी ने कार्य को जिस प्रकार किया उसके हम एक प्रकार से अनुयायी बन गए थे, उनके अनुसरणकर्ता बन गए थे और गांधी जी के साथ चलने में ही हम देश की भलाई और अपनी भलाई समझते थे। गांधी जी के प्रति हमारा जो विश्वास है वो अटूट और पक्का हो चला था। इस प्रकार यह पाठ यहाँ पर समाप्त होता है। इस पाठ के अंदर बाबू डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपनी आत्मकथा में गांधी जी से जो प्रथम परिचय और गांधी जी की जो कार्य पद्धति है, कार्यशैली है, उनके जो सिद्धांत है, उसका बहुत ही महत्वपूर्ण वर्णन किया है और अपनी जो प्रथम भेंट गांधी जी से हुई, किस प्रकार से हुई, उसको बड़े ही रोचक तरीके से प्रस्तुत किया है। आप इसका अध्ययन करें। धन्यवाद।